सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, लेकर के आए हैं फिर से मानव भूगोल को और स्वागत करते हैं आप सभी का केपी कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट अगले लेक्चर की, और जिसके अंदर अभी हमारा सेकंड लेसन जो है अभी तक चल रहा है जनसंख्या से संबंधित। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और सबसे पहले देखेंगे जननांकीय संक्रमण जो है क्या होता है। तो अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो पढ़ा है, यहाँ हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या, तो जनसंख्या के वितरण को पढ़ा, घनत्व को पढ़ा और वृद्धि को पढ़ा। ये जो जननांकीय संक्रमण है ये भी जनसंख्या वृद्धि से ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट है। यानी जनसंख्या वृद्धि से हम पता कर सकते हैं कि किसी देश में जनसंख्या का जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये जनसंख्या वृद्धि जो है उसके प्रकार कैसे हैं या उसकी अवस्थाएं कौन सी है। जो जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं या जनसंख्या वृद्धि के प्रकार होते हैं उसे ही हम जननांकीय संक्रमण की अवस्थाएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जननांकीय संक्रमण किसे कहेंगे या जननांकीय संक्रमण की अवस्थाएं किसे कहेंगे। अवस्थाएं कहेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों को या जनसंख्या वृद्धि की अवस्था को। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआती दौर है इसका कहाँ से शुरू हुआ है, यानी इस जननांकीय संक्रमण पर किसने जोर दिया था। तो वहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टाइम पीरियड आता है 1929 का, जब थॉम्पसन नामक एक विद्वान है, थॉम्पसन ने इस अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, इस जनसंख्या वृद्धि के बारे में उसके प्रकार बताने का प्रयास किया सबसे पहले थॉम्पसन ने। उसके बाद में 1934 के अंदर हम आते हैं तो हमें मिलते हैं अडोल्फी। इन्होंने भी जननांकीय संक्रमण पर अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट दी है। और उसके बाद में आते हैं 1945 में आते हैं नोटेस्टिन। इन्होंने जाकर के जो भी ये अध्ययन कर रहे थे ना, जिन भी बातों का ये अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने आकर के सर्वप्रथम नाम दिया था जननांकीय संक्रमण। यानी जननांकीय संक्रमण, जननांकिकी संक्रमण, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? नोटेस्टिन है। ठीक है। अब ये फ्रैंक नोटेस्टिन जो है इन्होंने इसका नाम दिया और इन्होंने आगे चल करके जननांकीय संक्रमण की अवस्थाएं बताई। अनेक विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। किसी ने 3 अवस्थाएं बनाई हैं, किसी ने 5 अवस्थाएं बताई हैं जनसंख्या वृद्धि की या जनसंख्या के प्रकार। 3 बताए हैं या 5 बताए हैं। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं उनको दोनों को मिलाकर के हम अध्ययन करेंगे और इनकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं उस जनसंख्या वृद्धि के अंदर। तो चलिए देख लें। अब हमारे पास में जो डायग्राम यहाँ पे बनने जा रहा है उस डायग्राम को आपने अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि इस तरफ हमारे पास में जन्म दर और मृत्यु दर का डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे और इस तरफ हम देखेंगे उसकी अवस्थाएं। इस तरफ हम देखेंगे क्या? अवस्थाएं देखेंगे। तो जो जन्म दर होती है उसको हम कहते हैं अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर। और हमें यहाँ पे क्या देखना है? मृत्यु दर हमें यहाँ पे देखना है, मृत्यु दर। क्लियर? हमें ये दोनों पॉइंट देखने हैं क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर जो है, जन्म और मृत्यु, इनका जब हम परिवर्तन देखते हैं तो इससे जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। कल अपनों ने पढ़ा था कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है, कितने जन्म ले रहे हैं और कितनों की मृत्यु हो रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। और ऐसे ही जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहेंगे? तो वास्तविक वृद्धि के अंदर जन्म दर, जन्म, मृत्यु और प्रवास इसमें जुड़ जाता है।
तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो हम फिलहाल प्राकृतिक वृद्धि की बात करेंगे, यानी जन्म और मृत्यु के अंदर डिफरेंस चेक करेंगे। तो शुरू में क्या होता है कि भी सबसे पहले जो देश थे, आपने जितने भी आज से पुराने जितने भी आदिवासी देश, जो भी मतलब शुरू में जो मानव था, उस मानव की प्रवृत्ति कैसी थी भी? उस मानव की ये प्रवृत्ति थी, क्योंकि उस समय मानव अकेला था, बहुत कम जनसंख्या थी, तो उनके अंदर ये प्रवृत्ति रहती थी कि जिसके पास परिवार बड़ा है वो सबसे अमीर है, वो सबसे बलवान है, वो सबसे ताकतवर है। पहले यही रहता था, पहले जिसका परिवार सबसे बड़ा है उसका जो परिवार है उसी के परिवार से वो मुखिया बनाते थे। तो गांव का मुखिया भी उसी में बनाया जाता था, गांव के मुखिया की बहुत सारी शादियां भी होती थी और उसका परिवार बहुत बड़ा होता था। तो यानी पहले जनसंख्या की प्रवृत्ति कैसी होती थी? जनसंख्या की प्रवृत्ति ये थी, प्रजनशील थी, यानी वो प्रजनन करते रहते थे, जनसंख्या में वृद्धि करते रहते थे, यानी जन्म दर बहुत ज़्यादा था। तो अब जन्म दर अधिक था, और उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय जो है कृषि प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जो उस समय किया जाता था वो होता था कृषि करना या आखेट करना, शिकार कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कंदमूल इकट्ठे कर लिए, तो इस प्रकार से पेड़ पौधों से जुड़ी हुई बातें होती थी। तो शुरू में मानव जो है आदिवासी के रूप में रहता था और जन्म दर उसकी बहुत अधिक थी, उच्च थी भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे 15 लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 35। और जन्म दर किस में निकाली जाती है? आपको पता होना चाहिए, प्रति 1000 जनसंख्या पर देखा जाता है कि कितने बच्चों का जन्म हो रहा है। तो अब शुरू में जन्म दर बहुत ही उच्च होती है भी, शुरू में जन्म दर कैसी होती है? उच्च। अब जन्म दर उच्च है, बहुत से बच्चे पैदा हो रहे हैं, परंतु उस समय उनके पास में बीमारियों से लड़ने के लिए, महामारियों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए कोई उपाय नहीं होते थे। तो मतलब कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, तो इस वजह से मृत्यु भी बहुत बच्चों की हो जाती थी, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो कहने का मतलब शुरू के अंदर जनसंख्या, जन्म दर भी बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी। तो ध्यान रखिएगा, शुरू में मृत्यु दर भी अधिक है और जन्म दर भी अधिक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया हमारे पास में मृत्यु दर। तो दोनों ही कैसे हैं? उच्च हैं। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतनी टोटल जनसंख्या में से उतने कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। तो उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है। इस वजह से क्या होता है कि उसमें उच्चतम स्थिरता रहेगी भी, जनसंख्या में क्या रहेगी? स्थिरता रहेगी। और कैसी स्थिरता रहेगी? उच्च स्थिरता। क्यों कहेंगे अपन इसके अंदर? देखो, जो भी जनसंख्या थी, 50 लोग थे, अब 30 बच्चों का जन्म हुआ, 20 की मृत्यु हो गई, तो मतलब बहुत ही कम परिवर्तन हुआ जनसंख्या के अंदर और जन्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उसको कहेंगे उच्च स्थिरता, यानी वो उच्चतम लेवल पर स्थिर बनी हुई है जनसंख्या। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जनसंख्या जो है वो आर्थिक व्यवसाय की तरफ जाने लगती है, यानी शुरू में प्राथमिक व्यवसाय किए जाते थे, फिर द्वितीय व्यवसाय किए जाते थे और उसके बाद में तृतीय व्यवसाय किए जाने लगे। और आज जो है वो बड़े बड़े सेक्टर के अंदर जनसंख्या जा रही है। तो देखिए, इसका जो हमारे पास में डायग्राम बनेगा ना, वो इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें क्या अंतर है तो देख लेते हैं, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो याद रखिए कि जो ये ऊपर वाली लाइन है ये तो है जन्म दर की, यहाँ से अपन 1 मिनट रुको, इसको आप याद रखेंगे कि ये है हमारे पास में जन्म दर और नीचे वाला है हमारे पास में मृत्यु दर। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे पास में कितनी अवस्थाएं जो है वो सामने आती है। देखो, सबसे पहली अवस्था ये है हमारे पास में, सबसे पहली अवस्था जो कि उच्च स्थिरता की अवस्था है। फिर यहाँ पर आएगी हमारे पास में दूसरी अवस्था, ये है दूसरी अवस्था। उसके बाद में यहाँ पर आएगी हमारे पास में तीसरी अवस्था और ये है हमारे पास में चौथी अवस्था। तो हम यहाँ पे 4 अवस्थाओं के रूप में हम जननांगीय संक्रमण को देख रहे हैं। अब इस अवस्था के अंदर
यानी ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर जन्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों का और मृत्यु भी बहुत अधिक लोगों की हो रही है। ऐसे जो देश होंगे वो प्रथम अवस्था में आएंगे और प्रत्येक देश प्रथम अवस्था से चौथी अवस्था की ओर अग्रसर होता रहता है, क्योंकि शुरू शुरू में जो भी देश होता है वो अविकसित देश होता है और वहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भी? प्राथमिक व्यवसाय। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्राथमिक व्यवसाय, यानी प्राथमिक क्रियाओं में वो देश संलग्न होता है। हम आगे चल करके पढ़ेंगे, हमारा 4th लेसन जो है वो प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है, प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। तो प्राथमिक व्यवसाय करने वाले जो देश हैं वो किस में आएंगे? प्रथम अवस्था के अंदर आएंगे। ऐसे कौन से देश हैं? तो जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश, और इसके अलावा ऐसे आदिवासी बहुल्य वाले देश भी। कैसे? आदिवासी बहुल्य, यानी जहाँ पर आदिवासी जनसंख्या अधिक निवास करती है, ऐसे देश जो हैं वो कौन सी अवस्था में आते हैं? प्रथम अवस्था में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आदिवासी के पास में चिकित्सा व्यवस्था नहीं है और उनके पास में जनसंख्या को रोकने का भी कोई उपाय नहीं है, यानी गर्भ निरोधक वगैरह कोई भी उनके पास मेडिसिन नहीं है। तो उस वजह से वहाँ पर क्या है? जन्म दर उच्च रहती है और चिकित्सा ना होने की वजह से मृत्यु दर भी उच्चतम रहती है। फिर उसके बाद में आते हैं दूसरी अवस्था के अंदर, देश धीरे धीरे द्वितीय व्यवसायों की ओर जाने लगता है। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय से छोड़ करके द्वितीय व्यवसाय में जाने लगता है, यानी वो विकासशील की प्रगति में आ जाता है। पहले कैसा देश होता है? वो अविकसित, फिर वो किस में आ जाएगा? विकासशील में आ जाएगा, और फिर जब वो चौथी अवस्था में चला जाएगा तो वो देश कैसा, यानी कौन से देश इसमें आएंगे चौथी अवस्था में? विकसित देश चौथी अवस्था के अंतर्गत आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि पेरू देश है। अब पेरू देश में होता क्या है कि देखो, जन्म दर कैसी है? जन्म दर उच्च बनी हुई है, परंतु घटती हुई मृत्यु दर। अब मृत्यु दर घटती हुई है, इसका मतलब वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था जो है वो पहुँच गई है। आई बात समझे? वहाँ कैसे है? चिकित्सा व्यवस्था हो चुकी है। और चिकित्सा जो है ये कौन से सेक्टर में आती है? देखा जाए तो ये सेक्टर तीसरे सेक्टर के अंतर्गत आती है, सेवा और परिवहन व्यापार वाले सेक्टर में आती है। तो अब यहाँ चिकित्सा व्यवस्था आने लगी, तो चिकित्सा व्यवस्था की वजह से मृत्यु पर कंट्रोल किया गया, परंतु जन्म दर पर अभी भी कंट्रोल नहीं हो पाया। जन्म दर, जनसंख्या ज़्यादा जितनी थी उतना जन्म दर जो है वो आगे के आगे करते जा रहे हैं, यानी प्रजननशील जनसंख्या यहाँ पे अधिक है। क्लियर? उसके बाद में आगे आते हैं तीसरी अवस्था के अंदर। अब जन्म दर पर भी धीरे धीरे जन्म दर में उतार आना शुरू हो चुका है, यानी जन्म दर पर भी कंट्रोल किया जाने लगा है। अब जन्म दर पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कुछ परिवार नियोजन कार्यक्रम चला करके जन्म दर पर जो है कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें कौन से देश आते हैं? तो यहाँ पर कौन सा आ गया अभी? श्रीलंका हो गया। ठीक है, भारत और इसके पड़ोसी देश लगभग जो है वो किस में आ जाते हैं? इसी क्षेत्र में आते हैं, तीसरी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। चौथी अवस्था में किस प्रकार के देश आते हैं? विकसित देश आते हैं। विकसित देश कनाडा, जापान, USA और यूरोपियन कंट्रियाँ। ठीक है ना, यूरोप के अत्यधिक, यूरोप महाद्वीप, यूरोप के अधिकतर जो देश हैं वो कैसे हैं? अधिकतर देश विकसित है। अभी कैसे देश हैं? वो विकसित देश हैं। तो विकसित होने की वजह से वो कौन से श्रेणी में आएंगे, कौन सी अवस्था में आएंगे? तो वो चौथी अवस्था में विकसित देश है। ये कैसे देश है? विकसित देश है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ये देश कैसे होते हैं? ये देश विकासशील होते हैं। कैसे होते हैं? अभी विकासशील देश होते हैं। और ये देश कैसे होते हैं? अविकसित देश होते हैं। अविकसित। प्रथम अवस्था की विशेषता क्या होती है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, इसलिए इसको उच्च स्थिरता का क्षेत्र कहते हैं, उच्च स्थिरता की अवस्था कहते हैं। और इसे हम निम्न स्थिरता की अवस्था कहते हैं। और जो ये बीच वाला जो क्षेत्र है हमारे पास में, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट भी। जनसंख्या विस्फोट
कहते हैं, जनसंख्या संक्रमण इसे कहते हैं। ऐसे देश जहां मृत्यु दर तो कम है परंतु जन्म दर अधिक है। तो जन्म दर अगर अधिक है तो हर साल बच्चे पैदा होते जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे देशों के अंदर जो इस अवस्था में आते हैं, ऐसे देशों में युवा जनसंख्या अधिक होती है। भी कौन सी जनसंख्या अधिक होती है? युवा जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जनसंख्या कैसी होगी? यहाँ पे युवा जनसंख्या अधिक होती है। ऐसे देशों में कौन सी जनसंख्या अधिक होती है? भी बाल जनसंख्या अधिक होती है। और ऐसे देशों के अंदर वृद्ध जनसंख्या जो है अधिक होती है। यानी विकसित देशों में बूढ़ों की संख्या बहुत अधिक है। जापान में बच्चों के डायपर से ज़्यादा बूढ़ों के डायपर जो है वो ज़्यादा बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़ों की संख्या बहुत अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि वो देश विकसित हो गया। विकसित हो क्यों हो गया? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित हो चुकी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दर पर कंट्रोल कर लिया है उसने। हम जैसे कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है, हम दो हमारे एक, इस प्रकार की। और वो मरने भी नहीं देते जल्दी, क्योंकि उनके पास में चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत मजबूत है। तो जल्दी अगर मरने नहीं देंगे तो उनकी जीवन प्रत्याशा कैसी होगी? भी जीवन प्रत्याशा उनकी उच्च होगी, उच्च। यानी यहाँ पर 100 वर्ष तक के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 100 वर्षों के लोग आपको यहाँ पे आम लोग मिल जाएंगे आपको, जिनकी आयु 100 से भी अधिक है, वो अभी भी जिंदा बैठे हैं। और जबकि जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो इसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65 ईयर्स ओनली। 65 वर्ष की आयु, औसतन 65 वर्ष की आयु तक ही लोग जीवित रह पाते हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ हमारे पास में विकासशील अर्थव्यवस्था है। हमारे पास उतनी टेक्निक नहीं है कि हम लंबी आयु तक जीवित रह सकें। और इसका सबसे बड़ा उपाय क्या होता है? लंबे जीवन जीने का उपाय होता है योग। और योग को हमने बुला दिया, जबकि जापान ने योग को कॉपी कर लिया है और योग सबसे ज़्यादा जापान के अंदर चलता है। आई बात समझे? इस तरीके से। और ऐसे जो देश होते हैं उनकी जीवन प्रत्याशा और भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाल जनसंख्या अधिक है। ठीक है, जैसे ही 18-20 साल का हुआ, शिकार खेलने गया, इसने आगे बच्चों का जन्म कर दिया। 18-20 का हुआ, शादी होगी, बच्चे हो गए। अब ये शिकार पे गया तो इसकी वहाँ किसी न किसी घटना की वजह से, या कोई सांप काटने की वजह से, या कोई बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो यानी इनकी जीवन प्रत्याशा कितनी गई? बस 20-30 साल तक ये जीवित रहे। और कोई एक आधा होगा जो 50-60 साल तक रहेगा, बाकी सब की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे जनसंख्या कौन सी ज़्यादा होगी? यहाँ बाल जनसंख्या अधिक होगी। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी होगी? युवा जनसंख्या अधिक होगी। और यहाँ युवा जनसंख्या होगी, प्रौढ़ा जनसंख्या होगी, और यहाँ पे वृद्ध जनसंख्या सबसे अधिक होगी। क्लियर है? तो हमने कितनी बातें यहाँ पे देख ली हैं। यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा होगी, और यहाँ पर आते आते एकल परिवार की प्रथा रह जाएगी। ठीक है, बस हम दो, हमारा एक, बस इतना सा परिवार। यानी परिवार में कितने लोग? 3 लोग। और यहाँ परिवार में कितने लोग? कम से कम 20 से 40 लोग एक परिवार के अंदर। आई बात समझिए? यहाँ 40 लोग एक परिवार में, यहाँ 20 लोग एक परिवार में, यहाँ कम से कम 10 लोग एक परिवार के अंदर, और यहाँ सिर्फ 3 से 4 लोग ही एक परिवार के अंदर होंगे। तो ये क्या हो गया? परिवार नियोजन क्या है? घटता जा रहा है, और अर्थव्यवस्था विकसित होती जा रही है, और जीवन प्रत्याशा बढ़ती जा रही है। जीवन प्रत्याशा कैसी होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर नए बच्चों का जन्म बहुत अधिक हो रहा है, उच्चतर स्तर पे हो रहा है, मृत्यु भी उच्चतर स्तर पे हो रही है। इसलिए यहाँ बाल जनसंख्या है, यहाँ जो युवा जनसंख्या है, और यहाँ जन्म दर बहुत ही निम्न आ चुका है। यानी यहाँ पे नए बच्चों का जन्म तो हो ही नहीं रहा, और मृत्यु दर भी बहुत कम है, यानी किसी की मृत्यु भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। इसलिए यहाँ पर जीवन प्रत्याशा भी कैसी हो रही है? बढ़ रही है। तो हालांकि इस प्रकार की ये अवस्थाएं बनती हैं हमारे पास में, इन्हें हम जननांकीय संक्रमण की अवस्थाएं कहते हैं। आप इन अवस्थाओं को इस तरीके से डायग्राम को बनाओगे। आपने मेन तौर पर ये डायग्राम बनाना है। ये बाकी बातें जो हैं जीवन प्रत्याशा वाली, और विकासशील देशों वाली, युवा जनसंख्या वाली, वृद्ध वाली, ये बातें आप इनकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। आप इसके बाद में शुरुआत कीजिए किसकी, कि इनको विस्तार से अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था की आप डेफिनेशन कैसे करेंगे कि इस अवस्था में
जन्म दर बहुत अधिक उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होता है। अब इसका कारण अपने को बताना है। जन्म दर उच्च क्यों है? क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं हैं तो उनको पता नहीं है उसके बारे में। फिर वहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा है, इसीलिए परिवार को पालने के लिए बड़े भी होते हैं, इसलिए वो बच्चे पैदा करते जाते हैं और बड़ों को सौंपते जाते हैं कि इनको पाल करके बड़ा करते जाओ। और जैसे जैसे अपने इस तरफ आते हैं तो लोग शिक्षित होने लगते हैं। शिक्षित होने लगते हैं तो फिर बस वो अपने तक ही सीमित रहते हैं, बस अपना एक घर बना लिया अलग से, माँ बाप से अलग रहने लग गए। ठीक है, अब बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको संभालने के लिए वो 2 जने ही हैं, माता पिता हैं उस बच्चे के, दादा दादी से तो वो अलग रह गए हैं। तो माता पिता जो हैं वो कमाने दमाने पे निकल जाएंगे तो वो बच्चों को ज़्यादा पाल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं, वो एक आधा बच्चा ही पैदा करते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे जन्म दर क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर है? इस तरीके से। तो फिर आपने पहली वाली लाइन में ये सब बातें लिखनी है, फिर उन बातों को आपने आगे की आगे विकसित करते जाना है। पहली लाइन में आपने क्या लिखा? जन्म दर उच्च है। क्यों उच्च है? संयुक्त परिवार की प्रथा है। दूसरी बात यहाँ पे आप लिखोगे अशिक्षित जनसंख्या है। और फिर उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय है। फिर उसके बाद में आप लिखोगे कि मृत्यु दर भी इसकी उच्च है। मृत्यु दर उच्च क्यों है? क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय में तो कृषि, आखेट और ये वनों की कटाई वगैरह यही आता है, तो यानी यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मृत्यु दर भी कैसी होती है? उच्च होती है। और ऐसे देशों में बाल जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, और बाल जनसंख्या अधिक होगी तो फिर क्या वो देश को विकसित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ऐसे देश जो है वो अविकसित देश होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप उन देशों के नाम, अफ्रीका महाद्वीप के ज़्यादातर देश जो हैं वो किस में आते हैं? इस प्रथम अवस्था के अंतर्गत आते हैं। बस जितनी बातें आपने यहाँ पर लिखी थी वही की वही बातें आपने यहाँ करनी है। पहली बात में आपने क्या कहा? उच्च जन्म दर। यहाँ उच्च जन्म दर कहा, यहाँ पर आप क्या कहोगे? उच्च जन्म दर। जन्म दर तो ऊंची है। यहाँ मृत्यु दर कैसी है? उच्च है। परंतु यहाँ मृत्यु दर कैसी है? घटती हुई मृत्यु दर है। मैं आपको इसके चारों पॉइंट यहाँ पे आगे बता देता हूँ। ठीक है, अपन यहाँ पे इसके चारों पॉइंट लिख लेते हैं। प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था में क्या है? अभी उच्च जन्म दर है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर। पहली अवस्था हमारी ये होगी। दूसरी अवस्था की यदि हम बात करें तो दूसरी अवस्था में आप ये लिखोगे उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, घटती मृत्यु दर। तीसरी अवस्था में हम यहाँ पे लिखेंगे घटती जन्म दर, घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। फिर उसके बाद में आगे जो फोर्थ अवस्था हमारे पास में, तो इसमें हम लिखेंगे निम्न जन्म दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो इस प्रकार से मृत्यु, इस प्रकार से हमारे पास में क्या होंगे? ये पहले आपने हेडिंग लिख दी, प्रथम अवस्था, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। फिर आपने पहले की व्याख्या करना शुरू कर दिया। अब पहले की जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो सबसे पहली लाइन में आप लिख रहे हैं किसके बारे में? सबसे पहले आप लिख रहे हैं कि संयुक्त परिवार। क्या लिख रहे हैं अभी? संयुक्त परिवार। फिर आप इसमें दूसरी लाइन में आप लिख रहे हैं कि अशिक्षित जनसंख्या, अशिक्षित जनसंख्या है और चिकित्सा का अभाव, चिकित्सा का अभाव है, बीमारियां हैं, महामारी है, प्राथमिक व्यवसाय है, बाल जनसंख्या अधिक है, बाल जनसंख्या क्या है? अधिक है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था कैसी है?
अविकसित है, अविकसित। देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? अविकसित है। क्लियर। अब ऐसे ही दूसरी अवस्था के अंदर भी आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जैसे संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार। अब यहाँ संयुक्त परिवार लिख रहे हैं ना, तो आगे इसकी लाइन आपने बनानी है कि संयुक्त परिवार है, उस परिवार में कम से कम 30 से 40, 20 से 40 लोग जो होते हैं। फिर यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पर भी संयुक्त परिवार की प्रथा होती है, परंतु यहाँ पर लगभग 10 से 15 लोग जो एक परिवार में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरी में भी आप संयुक्त परिवार लिखोगे तो यहाँ पर फिर क्या होता है? संयुक्त परिवार। यहाँ पर जैसे माता पिता है, दादा दादी है, चाचा चाची, ठीक है, इस प्रकार से काका काकी जो है, इतने ही इस परिवार में रह जाते हैं, गिने चुने, यानी कि 7 से 10 लोग यहाँ पे इस परिवार में रह जाते हैं। और फिर आप यहाँ पे लास्ट वाली अवस्था में लिखोगे एकल परिवार, एकल परिवार, यानी कि यहाँ पर परिवार जो है केवल 3 से 4 लोगों का ही परिवार रह जाता है। क्लियर, ऐसे लिखोगे आप। फिर यहाँ पर आप लिख दोगे जनसंख्या धीरे धीरे शिक्षित हो रही है, धीरे धीरे शिक्षित। यहाँ पे लिख सकते हो कम शिक्षित है, जनसंख्या कैसी है? कम शिक्षित है। यहाँ तो अशिक्षित थी, यहाँ कम शिक्षित है। तो कुछ चिकित्सा व्यवस्थाएं हो रही हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं हो रही हैं, परंतु चिकित्सा व्यवस्थाएं दूर होने की वजह से अगर किसी को हॉस्पिटल लेकर के जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसकी रास्ते में भी मृत्यु हो जाएगी। तो चिकित्सा व्यवस्था तो है परंतु बहुत दूर है, सुगम नहीं है। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा है, और साथ में परिवहन है। क्या है अभी? परिवहन। अब परिवहन जो है वो कौन से सेक्टर में आता है? वो तृतीय सेक्टर में आता है, तृतीयक सेक्टर में आता है। और यहाँ पे कौन सा सेक्टर है? द्वितीयक सेक्टर है, द्वितीयक। तो यहाँ पर ये तीनों लिखने हैं आपने। यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर भी लिखना है, प्राथमिक सेक्टर भी लिखना है, और द्वितीय सेक्टर भी लिखना है। यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ प्राथमिक भी लिखना है, द्वितीय भी लिखना है, और तृतीय सेक्टर भी लिखना है। और जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो यहाँ आपको द्वितीय लिखना है, द्वितीयक लिखना है, सेकंड लिखना है, सेकंड, तृतीयक लिखना है, और चतुर्थक लिखना है। 4, 2, 3, 4, यानी पहले वाले में सिर्फ पहला सेक्टर, फिर आगे वाले में पहला और दूसरा सेक्टर, फिर आगे वाले में पहला, दूसरा, तीसरा सेक्टर, और फिर लास्ट में दूसरा, तीसरा और चौथा सेक्टर। यानी इसमें पहला सेक्टर तो है ही नहीं। ये ऐसे देश हैं जिनमें प्राथमिक सेक्टर यानी कि लकड़ी काटना या शिकार करना या इसके अलावा मछली पकड़ना, ये वाले काम होते नहीं हैं इन देशों के अंदर। ठीक है ना। ये कैसे देश हैं? विकसित देश हैं। यहाँ पर अब ये परिवहन से, सेवा से, बैंकिंग से, इन सब चीज़ों से पैसा कमाएंगे, उद्योगों से पैसा कमाएंगे। क्लियर है? ये सब बातें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक। और यहाँ पे क्या करोगे आप? शिक्षित, उच्च शिक्षित। यहाँ पे कैसा रहेगा? उच्च शिक्षा। यहाँ कैसी शिक्षा? ये शिक्षित है, परंतु ये कैसा है? उच्च शिक्षित। यहाँ पे आ गया उच्च शिक्षित आ गया। और यहाँ कुछ चिकित्सा व्यवस्था थी, यहाँ चिकित्सा व्यवस्था के साथ परिवहन भी आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हो भी, जैसे आजकल चलता है ना ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर। ठीक है, ट्रॉमा सेंटर, यानी कि चिकित्सा के साथ साथ में आधुनिक आप लिख सकते हो तकनीकी या आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था। यानी कि आपने बस जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ ऑटोमेटिक ही आपके पास एम्बुलेंस आएगी, उठाएगी और फटाफट आपका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देगी वहीं पे। तो ऐसे देशों के अंदर देखो, जो चतुर्थ सेक्टर में आ जाते हैं वहाँ पर जा कर के देखोगे तो उन देशों के अंदर बहुत ही मतलब अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य के से संबंधित सुविधाएँ होंगी और बहुत तकनीकी विकास उन देशों के अंदर हो चुका होगा। क्लियर है? इस प्रकार से हमारे पास में जनसंख्या संक्रमण की जो है अवस्थाएं हैं, जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं, और इसी को हम जननांकीय संक्रमण कहते हैं। किसने कहा था? नोटेस्टिन ने इसके बारे में शब्द दिया था। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, मानव विकास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।